वेलकम स्टूडेंट टू द सेशन नंबर 12 ऑफ द सीक्वेंस सीरीज। तो आप सभी का स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस जहां से हमने पीछे लेफ्ट किया था। उससे पहले एज यूजुअल आई जस्ट वांट टू क्लैरिफाई यू दिस सेशंस आर फॉर योर जेई एडवांस, जेई मेंस, एनडीए एंड ऑल अदर एग्जामिनेशंस। ये जो थ्योरी प्लेलिस्ट है जहां हम क्वेश्चंस भी डिस्कस कर रहे हैं, गुड क्वालिटी क्वेश्चंस, ये तो सबको देखनी, आई मस्ट से लाइक देखनी ही चाहिए। Then for more practice as per your examination, we have dedicated playlist of our like JEE Advanced PYQs, JEE Mains PYQs, CUT PYQs, we have NDA PYQs, we have Olympiads PYQ, KVI PYQs और एक गाइडेंस सेशंस भी मेरी तरफ से आएंगे और है भी कुछ जहां आई विल टेल यू कि आपको क्या क्या करना चाहिए किस एग्जाम के लिए। फॉर एग्जांपल इफ यू प्रिपेयरिंग स्पेसिफिकली फॉर जेईई एडवांस, आपका ड्रीम है आईआईटी जाने का एंड टू बी के आईआईटी बॉम्बे, आई जस्ट वांट टू गो इन द टॉप ऑफ द ब्रांचेस, टॉप ऑफ द कॉलेजेस, तो उसके लिए कितनी तैयारी करनी है, कितनी किताबें या फिर कितना पढ़ना है। जैसे कि ये सेशन तो देखो पढ़ना ही पड़ेगा जेईई एडवांस के लिए मतलब मेरे कहने का मतलब कि जो मेरा सॉर्ट ऑफ करिकुलम है उसमें इसको पढ़ने के बाद यू हैव टू गो फॉर अ प्रैक्टिस ऑफ जेईई पीवाईक्यूज, प्रैक्टिस ऑफ सम डेडिकेटेड क्वेश्चंस मेड बाय मी, प्रैक्टिस ऑफ सम डेडिकेटेड बुक्स जो है जेईई एडवांस के लेवल की और मे बी अबव लेवल वो वाले कुछ केवीपीवाई के पीवाईक्यूज या कुछ ऐसे एग्जाम्स के पीवाईक्यू दैट्स आर मस्ट फॉर दिस। तो दैट इज अप्रोच नीड टू डेवलप। बट ये एक है, मैं कहूँगा फाउंडेशन आई विल नॉट टे, बट इट्स अ लेक्चर जहाँ बेसिक से हम एडवांस लेवल तक जा रहे हैं। ठीक है, नाउ लेट्स कम टू द क्वेश्चन। इंसर्ट 20 एम्स बिटवीन 4 एंड 67। देखो अभी हमने पढ़ा था तीन टाइप का एम्स बेसिकली, कि एक तो कि एक एम है दो नंबर के बीच में, फिर एक एम कह लो या फिर ऐसा कह लो कि एन नंबर है उनका एक एम है, और एक हमारे पास है कि हमारे पास नंबर तो दो ही हैं बट एन एम इंसर्ट कर रहे हैं। तो अब ये जैसे बोल रहा है इंसर्ट 20 एम्स बिटवीन टू नंबर्स, तो ये थर्ड वाला केस आ गया। अब 4 और 67 उसके बीच में हम कोई 20 नंबर्स लेके आ रहे हैं, टू बी स्पेसिफिकली जिसको हम एम्स बोलते हैं, एम्स बोलते हैं। तो अभी इसके लिए हमने एक तो डिस्कस किया था डी कैसे निकालते हैं। बाय फॉर्मूला आल्सो आई मस्ट टेल यू बी माइनस ए अपॉन एन प्लस वन। अब ये n क्या था, ध्यान करो, ये n था am का, कि अगर 20 am कर रहे हो। n प्लस वन क्यों आता है, क्योंकि आप ये ध्यान दो कि नंबर ऑफ टर्म्स n प्लस टू थी। ठीक है, क्योंकि दो एक दो ये और 20 ये 22, मतलब अगर मैं बोलूँ तो n की वैल्यू 20 है तो नंबर ऑफ टर्म्स n प्लस टू यानी कि 22 होगी। तो कोई नहीं, b मेरा लास्ट टर्म जो कि जिसके बीच में इंसर्ट कर रहा हूँ 67 माइनस फर्स्ट टर्म दैट इज 4 एंड नंबर ऑफ टर्म यानी कि इस केस में 21 लूंगा मैं, इट विल बी 63 बाई 21 दैट विल बी 3। समझ रहे हो, यहाँ तक चीजें क्लियर है। डी की वैल्यू 3 आ गई, ऑब्वियसली आप 20 एम्स इंसर्ट कर सकते हो। क्यों, आपको पता है कि पहला नंबर 4 है तो उसके क्योंकि अब सारे ये, एक सेकेंड मैं थोड़ा आगे चलता हूँ। हाँ, आपको पता है आपका जो पहला नंबर 4 है तो अगला नंबर क्या होगा, 7 होगा, फिर 3 ऐड करोगे 10 होगा, फिर 3 ऐड करोगे 13 होगा। ऐसे करते करते ये 20 के 20 एम इंसर्ट कर दोगे। लास्ट वाला जैसे हमें नंबर दिया गया दैट इज 67, तो इससे जस्ट 3 माइनस करोगे दैट विल बी 64 आपका ये होगा। तो यानी कि जो फर्स्ट एम होगा दैट विल बी A1 कह लूँ जिसको मैं, और ये मेरा A20 हो जाएगा। तो ये मैंने सारे नंबर इंसर्ट कर सकता हूँ, 20 के 20 भी लिख लूँ, बट आपको मतलब समझ आ गया व्हाट आई वांट टू से। दिस इज अबाउट दिस क्वेश्चन, और इसमें कुछ बोला नहीं है, आपको 20 एम्स इंसर्ट करके बताने थे, बट यू हैव डन इट। यहाँ भी देखो प्री रिटन सॉल्यूशन में भी a इक्वल टू 4 है, b इक्वल टू 67 है, देयरफॉर d की वैल्यू निकाल सकते हो। वी कैन सॉल्व इट एंड बाय सॉल्विंग इट वी कैन फाइंड ईच एंड एवरी वैल्यू। ऑब्वियसली a आपको d 3 आ गया, चलो ठीक है, 7 मिलेगा, 10 मिलेगा, 13 मिलेगा एंड सो ऑन द लास्ट विल बी 63। 63 नहीं होगा, ये 64 होगा, यहाँ कोई मिस्टेक करी है, 64 होगा क्योंकि लास्ट वैल्यू 67 है ना, तो 67 माइनस 3 करोगे आप, 64 होगा। ठीक है, वैसे भी अगर आप इससे पुट करो तो फर्स्ट नंबर इज 3 देन 20 इनटू हाउ मच यू विल डू, डी की वैल्यू भी 3 है ना आपकी, एक सेकंड 63 क्यों आ रहा है, ए 4 होगा भाई हमारा, ए 4 है, 3 नहीं है, ए 4 है ना, तो 4 प्लस 20 इंटू 3 दैट विल बी 64। ठीक है, तो ये कोई नहीं मिस्टेक वैसे इसमें है, प्रिंटिंग मिस्टेक कह लो आप, बट आई विल रेक्टिफाई दैट फॉर यू। आपको कॉन्सेप्ट समझ आना चाहिए। d इक्वल टू पी माइनस ए अपॉन एन प्लस वन क्यों आया, इसके लिए पिछली क्लास तो है ही, बट एक चीज मैं एज अ लर्निंग जरूर सिखाना चाहूंगा इसी क्वेश्चन में, दैट इज कि देखो आपको वैसे तो ऑब्वियसली वी हैव डिस्कस इन थ्योरी पार्ट, ठीक है, बट जस्ट फॉर योर नॉलेज, मतलब थोड़ा सा और आपको एक बार कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाएंगे। आपने देखा कि 467 दो नंबर है, 20 एम इंसर्ट करे आपने, 20 एम्स इंसर्ट करे, आपको पता है सारे एपी में होंगे, तो आपको अगर ध्यान हो तो हम करते क्या थे भाई, हम सिंपल से यही अप्रोच लगाते थे कि चलो फर्स्ट टर्म तो 4 है, अगर मेरे को A1 निकालना हो तो वो A प्लस
डी आएगा। क्यों? क्योंकि मुझे पता है जनरल टर्म का फॉर्मूला होता है a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, मतलब कि जो d का कॉफिशिएंट होता है वो हमेशा एक कम होता है जो सी भी टर्म निकाल रहे हो। यानी कि अगर आप a20 भी निकालोगे तो ध्यान देना है आपको वो क्या होगा। अब देखो लेकिन ध्यान ये रखना है कि a20 आप निकाल रहे हो लेकिन 21st टर्म है। क्यों? क्योंकि पहली टर्म ये आ गई, 21st टर्म है तो a प्लस 20d ही आएगा। ये मत सोचना यहाँ 1 है तो यहाँ 1 आ रहा है। ये देख इसको सोचो इसी तरीके से कि ये a2 है लेकिन ये टर्म 2 है भाई। ये a20 है बट ये टर्म 21 है सीरीज की जिसके अंदर ये है। तो इसी एनालॉजी को निकाल के हमने डी का फॉर्मूला भी डिराइव किया था। कैसे किया था? बड़ा आसान है। मुझे पता है कि लास्ट टर्म जो होती है यानी कि अगर मैं निकालूं लास्ट टर्म यानी सिंपल अगर बोलूं यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स n+2 है, ठीक है? तो tn+2 जो कि इस केस में b है यानी कि अगर इसको a मानूं इसको b मानूं और टू बी स्पेसिफिकली जो गिवन है यानी कि 67 है उसकी वैल्यू क्या है a यानी फर्स्ट टर्म 4 प्लस n माइन अब n-1 ऐसे मत बोलो, ऐसे बोलो कि जितनी टर्म उसमें से एक कम करके, क्योंकि लास्ट टर्म ले रहा हूँ तो n+2 है मतलब यहाँ पर n+1 आएगा यहाँ पे इनटू d। तो यहाँ से मैं निकाल सकता हूँ 63 इज इक्वल टू अब n जैसे मुझे पता है कि नंबर ऑफ टर्म्स इस केस में कितनी है 22 है ना। हाँ, एक सेकंड कुछ मैंने मिस्टेक तो नहीं की, मतलब n ये 20 वाला होगा, 21 आ जाएगा, 21 इंटू डी, ठीक है, इज इक्वल टू मतलब ये n+2 नंबर ऑफ टर्म्स है लेकिन n इसमें 20 वाला है कि नंबर ऑफ एम्स वाला है, ठीक है, तो ये 3 हो जाएगा। तो उसी तरीके से ये फॉर्मूला भी डिराइव होता है, इसको अगर मैं b मान लूं इसको अगर मैं a मान लूं तो यहाँ से वो जो फॉर्मूला डिराइव होगी वो भी आएगा b माइनस a अपॉन d। तो काफी कुछ क्वेश्चन से एक्सप्लेन हुआ, काफी कुछ रिवीजन भी हुआ। आई विल कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। ये तो बड़ा आसान क्वेश्चन है। इफ दिस इज द am बिटवीन a एंड b फाइंड द वैल्यू ऑफ n। बड़ा आसान क्यों है? क्योंकि आपको पता है कि दो नंबर के बीच में am होता है वो a प्लस बी बाई टू होता है। आपको बोल दिया नहीं भाई वो तो ये है an प्लस बी एन अपॉन a की पावर n माइनस वन प्लस बी की पावर n माइनस वन। भाई क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह करो ना करो मुझे मतलब नहीं, सिंपल कंपेयर कर लो। कैसे कंपेयर करो? यहाँ देखो इसको मैं लिख सकता हूँ a प्लस बी बाई टू को a प्लस a की पावर जीरो प्लस b की पावर जीरो, क्योंकि a की पावर जीरो वन और b की पावर जीरो वन। अब डायरेक्टली कंपेयर कर लो, जैसे यहाँ a है यहाँ a है, तो आप अगर ऊपर या नीचे कहीं से भी कंपेयर करोगे आपको मिलेगा n की, यहाँ देखो इसकी पावर वन है ना, तो n की वैल्यू वन आ जाएगी और नीचे जब n की वैल्यू वन पुट करोगे तो यहाँ भी a की वैल्यू जीरो, मतलब ये सेम है। तो डायरेक्ट कंपैरिजन, इसमें दिमाग नहीं लगाना। ऑब्वियसली आपको ये चीजें कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मिलेंगी तो आपको बस देख के टिक करनी है थ्रू योर ऑब्जर्वेशन लर्निंग एंड योर नॉलेज, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट दिस। क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह चक्कर में मत पड़ो, इट्स अ सिंपल क्वेश्चन। आई विल जस्ट कम टू दिस। यही देखो आपको बस ये पता होना चाहिए और ए और बी के बीच में जो अर्थमेटिक मीन होता है वो a प्लस बी बाई टू होता है। अगर ये पता है दैट जस्ट अ केक वॉक फॉर यू। सिमिलरली इन्होंने थोड़ा ठीक है क्रॉस मल्टीप्लाई करके दिखा दिया, ये इससे काट दिया वो इससे काट दिया, कॉमन ले लिया कुल मिला के और दोनों से काट के ये बोला कि ये इक्वल आ रहे हैं एंड सिंस a नॉट इक्वल टू b तो इसका मतलब कि n माइनस वन को जीरो होना पड़ेगा। a b के इक्वल नहीं है लेकिन फिर ये बोल रहा है कि ये इक्वल है, तो ये तभी इक्वल होंगे जब n माइनस वन जीरो होगा। इसके अलावा कुछ भी हो तो ऐसा आ जाएगा ना a स्क्वायर इक्वल टू कुछ आ जाएगा, मान लो कुछ और लेते हो आप तो उससे फिर क्या हो जाएगा a इक्वल टू b प्रूफ हो जाएगा, बट a और b इक्वल नहीं है तो इसको जीरो होना पड़ेगा, ठीक है। चलो ठीक है, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बिटवीन 1 एंड 31 n m, ये m है यहाँ पे, m अर्थमेटिक मीन्स आर इंसर्टेड इन सच अ वे दैट द रेशियो ऑफ द सेवंथ एंड द m माइनस वनथ मीन। ये मीन की बात है, ध्यान देखो m इंसर्ट करे हैं, सेवंथ मीन यानी कि a7 बोल लेता हूँ और ये मेरा हो जाएगा a m माइनस वन, ठीक है। नंबर ऑफ टर्म की अगर बात करूं तो a7 वाला मेरा आठवां टर्म होगा, t8 होगा और m माइनस वन वाला मेरा कौन सा होगा, tmth टर्म होगा। ये चीज भी क्लियर होनी चाहिए आपको, ठीक है। क्यों होगा वो आपको पता ही कि पहला जो टर्म है, जो पहला नंबर है वो 1 है जिसको मैंने 1 लिया, तो a1 जो होगा वो सेकंड टर्म होगी, a2 वैसे और बढ़ता जाएगा। तो मतलब a7 लिख सकता हूँ मैं, am-1 लिख सकता हूँ, उनका रेशियो दे रखा है, यू हैव वन एंड एवरीथिंग, सो जस्ट डू इट। कुछ नहीं है, a7 की अगर मैं बात करूँ तो वो क्या होगा भाई, क्योंकि t8 टर्म है और आपको पता है 8 टर्म है तो 1 माइनस वन आता है, ठीक है। तो a प्लस 7d आएगा, ठीक है, यहाँ t8 भी लिख देता हूँ कंफ्यूजन ना हो। और कई ऐसी बात करते हैं कि एएम के केस में अगर यहाँ 7 तो यहाँ 7 आता है, ठीक है, उसको ध्यान में रख सकते हो, लेकिन एक जो बेसिक अप्रोच होती है उसको बार-बार अगर आप दिमाग पर रिपीट करो तो कभी फ्यूचर में गलती होने की भी चांस नहीं बचती। चलो ठीक है, a प्लस 7d में जैसे कहा मैंने a7, a की वैल्यू आपके पास है ही ऑब्वियसली, मैं अभी पुट नहीं करूँगा, 1 है, लेकिन उससे पहले मैं d निकाल लेता हूँ यहीं पर, d क्या हो जाएगा b माइनस a अपॉन n प्लस वन। अब मैं बार-बार ये नहीं करूँगा, लेकिन एक चीज़ बड़ी क्लियर है कि b की वैल्यू 31 है, a की वैल्यू 1 है, यानी कि ऊपर 30 आ जाएगा। नंबर ऑफ ये n जो होता है ये अरिथमेटिक मीन्स, जो कि इस केस में m लिया है तो m प्लस वन, समझ रहे हो? तो d की वैल्यू ये आ गई, यानी कि ऊपर जब मैं पुट करूँगा 1,
1 पुट करूँगा, 1 + 7d, d यानी कि 30/m+1। इसको यहीं थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। इट विल बी लाइक m+1, और जब 7 को अंदर मल्टीप्लाई करूँगा तो 7 3 210 कह लो, सीधी सी बात है। तो यानी कि m+211। तो ये मेरी A7 की वैल्यू आ गई, ठीक है। इसी हिसाब से जब मैं m-1 की वैल्यू निकालूंगा तो मुझे पता है क्या आएगा, a + m-1 इंटू डी। अब जब मेरे पास a की वैल्यू ऑलरेडी है, m-1 ही आएगा। हाँ, वेरी गुड, क्योंकि ये मेरी t mth टर्म होगी। mth कह लो या फिर t, हाँ m है तो t mth टर्म ही होगी, क्योंकि m लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो ऑब्वियसली a की वैल्यू हमारे पास क्या है, 1 है, m-1 है मेरे पास, और d मेरे पास क्या है, 30/m+1। अब अगेन इजी हो जाएगा, ये हो जाएगा m+1 + 30m - 30, और नीचे फिर m+1, यहाँ भी m+1 आएगा, ध्यान दो। ये तो ऊपर ऐड हुआ था ना, तो यहाँ भी डिवाइड में तो m+1 यहाँ भी रहेगा ही रहेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा m+1 फिर नीचे, तो ऑब्वियसली वी कैन राइट 31m -29। कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो, इसलिए आई शुड चेक 1, ठीक है। m-1 लिया हमने, m-1 टर्म का ही बोला था इन्होंने, यस करेक्ट है, ठीक है। m-1 लिया, d के 30/m+1 ली हमने, ठीक है, कोई मिस्टेक नहीं है। तो ये बेसिकली हो जाएगा, मैं यही लिख लेता हूँ इसको, दिस इज 31m, ठीक है, इन दोनों को ऐड करके, और ये माइनस का 29 और नीचे m+1। ऑब्वियसली यहाँ भी m+1 है, यहाँ भी m+1 है, तो जब मैं रेशो लूंगा दोनों का, आई विल इग्नोर इट, क्योंकि कटेगा ही, सीधी सी बात है, तो बार बार लिखने से कोई मतलब नहीं है। मैं सीधा लिख सकता हूँ m+211, मतलब m+211 जो कि मेरे को A7 से मिला है, और m-1 से मुझे मिला है 31m-29, 31m-29, और इसकी वैल्यू 5/9 दी गई है। बस आपको m निकालना है, यही बोला था, सिंपल कैलकुलेशन बच गई आपकी, बस ठीक है। एवरीथिंग इज फाइन ओवर हियर। 9 से मल्टीप्लाई करूंगा, इट विल बी 9m, 211 × 9, यानी कि 2110 में से 211 माइनस कर लो भाई, कितना आएगा। सिंपल, पहले तो 200 हटा लो, या फिर चलो ठीक है, सिंपल हम वैसे ही कर लेते हैं। इट विल बी 9, देन यू विल बी हैविंग, ओके, क्या कर रहा हूँ मैं, 18 यहाँ आ जाएगा, और 9, ठीक है, यही आ रहा है, फाइन। तो कितना हो जाएगा, इट विल बी लाइक 1899, ठीक है। बाकी फिर और तो इसमें कोई मेरे ख्याल से मिस्टेक है नहीं, ठीक है, ठीक है। एंड देन वी हैव, बस यहाँ की क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 31 310 यानी कि 155m माइनस 290 का हाफ कितना हो जाएगा आपका, 145, ठीक है। अब बस ऐड कर लो, इसमें जब आप 100, चलो वहाँ कर ले जाते हैं इसको, 155 में से 9 यानी कि 146m, और 1899 में आप 145 जोड़ोगे, इट विल बी 4, एंड देन यू हैव 14, एंड देन यू हैव 0 एंड 2, सो 2044। तो आई थिंक ये कितना आ रहा है आपका, 9 टाइम्स आ रहा है ना, क्योंकि नहीं 9 टाइम्स नहीं कहोगे इसको आप, इसका आप कहोगे, इसका डबल भी लोगे, ओके, ठीक है। तो m इज इक्वल टू 244/146। चेक कर लेते हैं, 1460 का मतलब 10 टाइम्स, उसके बाद ये 16 टाइम्स शायद आएगा, मैं चेक कर लेता हूँ, 6 6 नहीं 17 15 14 टाइम्स आ रहा है, ठीक है, 18 आएगा। चेक कर, मतलब सिंपल है यार, कैलकुलेशन ही करनी है आपको, 7 3 करके, दिस इज 1022, आई थिंक अब ये 10 700, हाँ 13 14 ही कुछ आ रहा है, 14 ही आ रहा था, m की वैल्यू 14 हो जाएगी, ठीक है। सिंपल कैलकुलेशन है, मतलब थोड़ा सा दैट्स अ डिफरेंट थिंग कि हमने इसको अलग तरीके से लिया, दैट्स ऑल अदर थिंग। मेन बात है कि आपका m14 आया है, ठीक है। बस कैलकुलेशन थोड़ा सा आपको क्या है कि यहाँ 1-2 नंबर बड़े-बड़े मल्टीप्लाई करने पड़ेंगे, ये आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, नो मैटर एनडीए में भी, जेईई मेंस में भी, एडवांस में भी ऐसी कैलकुलेशन मिल सकती है, ठीक है। फिलहाल देखो, एक होता है कैट के एग्जामिनेशन, यू हैव सम एसएससी एग्जामिनेशन, बैंक एग्जामिनेशन, वेयर यू नीड ट्रिक्स फॉर कैलकुलेशन ऑल दिस। यहाँ एज सच, यस इफ यू हैव, इट्स अ वेरी गुड एडवांटेज, बट आप उन चक्करों में ना पड़ के फोकस अपॉन द कॉन्सेप्ट्स मोर, क्योंकि ठीक है, यू हैव एक सफिशिएंट टाइम, एक सफिशिएंट 2 साल हैं, एक मतलब सफिशिएंट कहने का सफिशिएंट भी है, और बट एक लिमिटेड भी कहूँगा मैं, 2 साल है, उसमें जो चीज़ ज़्यादा फोकस करनी है उस पे फोकस करो, ठीक है। यू मस्ट हैव फ्यू स्किल्स, ऐसा नहीं बहुत ही मतलब मैं कहूँगा कि स्लो कैलकुलेशंस होनी चाहिए, बट ठीक है, कुछ कैलकुलेशन अगर हम बेसिक तरीके से भी कर रहे हैं तो दैट डजंट मैटर कि दैट इज अ बैड थिंग, ठीक है। इट शुड बी फास्ट इनफ, बट डोंट गो फॉर द ट्रिक्स एंड ऑल वेरी मच। जहाँ ट्रिक्स की ऐसा जरूरत है इन कॉन्सेप्ट और वट एवर, आई विल बी टेलिंग यू, डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है। तो आई मस्ट से ये एक सिंपल कैलकुलेशन है, हमने इसमें ज़्यादा, इसलिए मैं रिटर्न सॉल्यूशन पे ज़्यादा फोकस नहीं करूंगा, बट आई मस्ट से ठीक है ये, ओके।
इस क्वेश्चन को, यस इट्स अगेन अ वेरी इजी क्वेश्चन एज पर योर एपी, ठीक है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जैसे हम इस्तेमाल करेंगे। आई थिंक ये क्वेश्चन मैं देख लेता हूँ कि इसके बाद कितना कुछ हमें फिर डिस्कस करना है। ओके, ये फिर कुछ बेसिक से थिंक है। आई थिंक एपी लगभग वैसे खत्म हो चुका है, ये बेसिक चीज़ें फंडामेंटल्स जो हम डिस्कस करेंगे ऑब्वियसली एज पर आर नॉलेज, एज पर आर क्वेश्चंस, का वैसे काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो इसके बाद भी आने वाली हैं एंड इट्स वेरी मच नेसेसरी। मतलब कुल मिला के आई बिलीव कि 2 लेक्चर या फिर 1 लेक्चर और 1 लेक्चर तो नहीं कह सकते, 2 लेक्चर और चाहिए फॉर दिस अरिथमेटिक वाला पार्ट। देन वी हैव ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन वाला पार्ट। फिर अभी हुआ क्या कि सीक्वेंस सीरीज के बेसिक्स हो चुके हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हम एक अप्रोच जान चुके हैं, कैसे हम इसको प्रोसीड कर रहे हैं। तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में कॉन्सेप्ट्स को एक बार समझ लेंगे तो फिर चीज़ें स्मूथ हो जाएँगी। ठीक है, एक बार हमने पढ़ लिया ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन काम कैसे करता है, जैसे इसमें हमें पता है कॉमन डिफरेंस सेम होता है। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में अगर हम जान लेंगे कि कॉमन रेशियो सेम होता है, उसके हिसाब से कैसे सीरीज डेवलप होंगी, कैसे थिंग्स डेवलप होंगी, तो उसके बाद फिर वो आसान हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद ये 2 ही मेन चीज़ मैं आई शुड से कि है आपके सिलेबस में एपी एंड जीपी। जो एचपी हार्मोनिक प्रोग्रेशन वो पढ़ना पड़ता है फॉर जेईई मेंस एडवांस ऑल दिस थिंग, बट मेजर चंक वाला पार्ट यही है, नो मैटर कोई भी एग्जाम हो, उसको भी थोड़ा थोड़ा पोर्शन पे हम पढ़ेंगे जितना इंपॉर्टेंट है। देन वी हैव एजीपी वगैरह और मिसलेनियस सीरीज और मिसलेनियस थिंग्स तो पढ़नी ही पड़ेंगी फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स अप टू इफ यू आर गोइंग फॉर जे एडवांस एंड ऑल दिस। बाकी ठीक है, द चैप्टर एज सच इज इजी बिकॉज यहाँ एक बार आपने कॉन्सेप्ट अच्छी तरह समझ ली, नो मैटर द क्वेश्चन इज लेंथी वगैरह हो सकता है, दैट्स डिफरेंट पार्ट, बट यू कैन सी द रिजल्ट कि भाई मैं इसको सॉल्व कर लूंगा। एक होता है ना क्वेश्चन पढ़ने का फील कि मेरे को पता है कि क्वेश्चन टाइम तो ले लेगा, तो मैं लेकिन मैं सॉल्व कर लूंगा। तो उन क्वेश्चन को आप जैसे डिपेंड करता है, अगर आपके एडवांस जैसे एग्जाम में आते हैं तो यू कैन सॉल्व इट एट लास्ट, जहाँ आपके पास सफिशिएंट टाइम है बट आपको लग रहा है कि यहाँ से नंबर फैच पक्का हो जाएंगे, तो वहाँ होता है। मतलब ये अप्रोच वाली एग्जाम की अप्रोच वाली बात भी होती है। ठीक है, कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि जानबूझ के में बनाए जाते हैं बिकॉज दे जस्ट वांट यू टू लीव, क्योंकि जो लीव करेगा वो जीत जाएगा। होता है ना क्रिकेट में भी, जो कुछ बॉल ऐसी होती हैं वो लीव करोगे दैट्स अ स्मार्टनेस, उसको खेलोगे इज नॉट स्मार्टनेस, को लीव करोगे स्मार्टनेस। अगर लीव करोगे तो यू कैन प्ले लॉन्ग, यानी कि अगर आप मतलब कहते हैं लीव करोगे तो आप बच जाओगे और आप मैच जीत सकते हो। तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन जानबूझ के बना दिए जाते हैं कि हो सकता है कि वो क्वेश्चन सॉल्व किए जाए अगर आपने उस लेवल तक के, या फिर उसके कुछ आधा पार्ट होता, आधा पार्ट मत कहूँ, उसकी एक अप्रोच अलग तरीके से पढ़ के आए हो आप। ठीक है, इसलिए मैं वो नहीं कहूँगा कि इट्स नॉट सॉल्वेबल या फिर एक, लेकिन उनको पता है, वो जानबूझ के बीच में डालेंगे कि मेजॉरिटी ऑफ पार्ट यहीं अटक के रह जाए और बाहर हो जाए एग्जामिनेशन से। समझ रहे हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम है भाई, उनको बच्चे निकालने भी हैं बहुत सारे, 10 लाख बच्चे बैठ रहे हैं कुल मिला के एक एग्जाम में। अगर मैं एवरेज लूँ, ठीक है, उसके बाद एडवांस में तो आपको पता ही है 15-20 हज़ार के आसपास फिर सीटें बचती हैं। ठीक है, तो उनको कितने लोग छांटने हैं भाई, समझ रहे हो। ठीक है, सिमिलर बाकी एग्जाम में भी ऐसा ही हाल है, एनडीए वगैरह की अगर आप कहानी सुनो तो आपको पता 8 से 9 लाख, 10 लाख के आसपास बच्चे वो भी दे रहे हैं। ठीक है, चलो उसका कम लगा लो बच्चे का कि 10 लाख तो नहीं हो रहा, 5 लाख भी अगर आप लगा के चलते हो कि बच्चे सिट कर रहे हैं एग्जामिनेशन में, 8 लाख फॉर्म भरे गए। लेकिन ठीक है, आजकल कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में ऐसा हो रहा है, इसलिए मैंने 10 लाख का नंबर लिया, बट ठीक है, 5 लाख ले लो या 4 लाख भी लेके चलो, तो उसमें से भी आपको पता है कि 8 से 9 हज़ार का वो एग्जाम क्लियर करवाएंगे, फिर फाइनल रिकमेंडेशन 400 साढ़े 400 को मिलेगा, मेरिट में भी 30-40 बच्चे बाहर हो जाएंगे एंड देन फाइनल 400 के आसपास या उससे भी कम बच्चे एनडीए में जाएंगे। ठीक है, वो एक देखो कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है, एग्जामिनर की सोच भी उस तरीके से ही बनती है कि हमें छटनी भी तो करनी है। आपको पता ही, जिनको एसएसबी के बारे में थोड़ा आइडिया है, एसएसबी में भी 5 दिन होता है, आइदर यू आउट ऑन फर्स्ट डे, आइदर यू आउट ऑन द फिफ्थ डे। इफ यू आर आउटिंग ऑन द फर्स्ट डे, देयर मतलब मैं मोटिव नहीं कहूंगा, बट उसका नाम ही है स्क्रीनिंग, यानी कि छटनी। छटनी करके रख देते हैं वो लोगों की कि 100 में से अभी उनको सिर्फ 20 लोग उठाने, या फिर 300 का बैच आया तो उसमें से भी 30, या फिर उसमें से क्या पता 20 ही उठाए, वो उनकी मर्जी है। ठीक है, उनको बच्चे छांटने हैं, उसके बाद अब 20 बच गए, इनकी टेस्टिंग करते हैं भाई प्रॉपर। मतलब मैं ये नहीं कहूँगा कि वो जो छट गए वो हैं, बट उनको लगा कि फॉर अ टाइम बीइंग हम इन पे फ़ोकस करके इनकी 5 दिन की टेस्टिंग, इन पे पूरा ध्यान लगा के टेस्ट करें और इनमें से छाँटें, तो हमारे लिए एक गुड रिज़ल्ट्स आएँगे। एक मतलब हमें अच्छे कैंडिडेट हम एनडीए भेज पाएँगे, ना कि उन मतलब जो 180 हमने मतलब जो बाकी हमने छाँट दिए, उनको लगेगा कि भाई फॉर अ टाइम बीइंग दे आर नॉट फिट और नॉट रेडी टू फॉर टेस्टिंग इवन, मतलब है ना? बट कई बार ठीक है, सिचुएशनल मिस्टेक भी हो सकती है, मे बी जो उनमें से कोई छठा है, ही कैन बी अ टॉपर इन द नेक्स्ट एसएसबी, है ना? मतलब दैट पॉसिबल, पॉसिबल है, क्योंकि वो भी टेस्टिंग, अगर आप वैसे एक दिन बोल रहा हूँ मैं, लेकिन 3-4 घंटे के अंदर ही बहुत कुछ हो जा रहा है वहाँ पर भी। ठीक है, तो सिचुएशनल चीज़ें होती हैं, मे बी ऑन दैट डे हिज फिजिकल हेल्थ इज नॉट गुड, मेंटल हेल्थ तो मैं यूज़ नहीं करूँगा एनडी के स्पेसिफिकली, बिकॉज़ दैट शुड बी एट द पार लेवल फॉर योर साइड। बट ठीक है, कुछ मेंटल लेवल पे भी डिस्ट्रैक्शन हो जाती हैं, वो भी मैं एक फैक्टर लेके चल सकता हूँ, बट ठीक है, दैट्स अ लॉन्ग थिंग। You just keep learning, keep watching. Doubts, please comment on the sections, because the more you comment, more engaging it feel for me, more engaging it feel for others also, क्योंकि बहुत सारे कमेंट होंगे
ऑन अ सिंगल कमेंट अगर उनके जैसा कमेंट होता है, पीपल डू लाइक दैट कमेंट, पीपल डू रिप्लाई ऑन दैट कमेंट, पीपल डू आस्क ऑन द रेफरेंस ऑफ दैट कमेंट। और हमें भी लगता है कि ये चीज़ तो बार-बार पूछी जा रही है। इस पे 10,000 मतलब 20,000 कुछ भी एक नंबर मैं वैसे बोल रहा हूँ, लाइक आए हुए हैं, ठीक है? तो हमें भी लगता है कि भाई येस, इट इज़ इम्पोर्टेंट। और एक जनरेशन वाली बात होती है और एक मोमेंट और टाइम बीइंग वाली बात भी होती है। जनरेशन में नहीं वर्ड यूज़ करूँगा, बट अ, एक फेज़ वाली बात होती है कि इस पिछले साल कैंडिडेट्स इस चीज़ को पर्टिकुलर मोर फेस कर रहे थे, बट अभी सिर्फ 6 महीने में कुछ ऐसा डिफरेंस आया है, डोंट नो बट कि अभी ये चीज़ ज़्यादा फ़ोकस या फिर ये डिस्ट्रैक्टिंग या फिर कुछ भी लगा लो, ज़्यादा नॉट अंडरस्टैंडेबल अप्रोच पे आ रही है, ऐसा कुछ कि बच्चे इस चीज़ पे ज़्यादा प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, ठीक है? तो वो टाइम बीइंग के साथ चेंज हो जाती रहती है ना? जनरेशन तो काफ़ी वेरिएशन आते ही हैं, बट 5-5, 6-6 महीने में वेरिएशन आते हैं। लास्ट ईयर बच्चे इस तरीके के थे, इस ईयर बच्चे इस तरीके के हैं। तो यू जस्ट कीप कमेंटिंग, फ्रेश कमेंट्स, न्यू कमेंट्स, जो भी डाउट्स हैं, क्योंकि ये ओपन प्लेटफ़ॉर्म है, व्हाई यू आर हेसिटेटिंग ओवर हियर, है ना? नोबडी इज़ गोइंग टू जज यू। मतलब ठीक है यार, कोई तुम्हारी आइडेंटिटी नहीं ले रहा, बस नाम से अगर किसी ने देख भी लिया और कुछ ऐसा मतलब गलत कमेंट तो कोई करेगा ही नहीं, एंड आई विल नॉट से यू टू डू अ गलत कमेंट, बट अगर आप कुछ पूछ रहे हो तो हू विल जज यू यार, ठीक है? नोबडी विल जज यू। एवरीबॉडी हैज़ देयर ओन स्पेस इन देयर माइंड, ओन वर्ल्ड इन देयर माइंड, सो किसी का इतना टाइम नहीं है एक्चुअली, नोबडी जज यू, ठीक है? सो चलो ठीक है, आई हैव गिवन यू अ लॉट ऑफ ज्ञान एंड ऑल। बाकी वी विल मीटिंग इन द नेक्स्ट सेशन वेरी सून। सो दिस वाज़ योर लाइक 12th सेशन of sequence series. बस मैंने कहा कि एक और दो सेशन about this arithmetic progression, then we come to geometric progression. Keep till then, keep learning, keep watching.